दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। सबसे पहले इसमें हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, दिद्दा। आप जान लीजिए दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के समय कश्मीर में लोहार वंश की राजकुमारी और उत्पल वंश की शासिका दिद्दा थी और अपने महत्वाकांक्षा के बल पर रानी दिद्दा ने 2 बार गजनवी को युद्ध में पराजित किया और भारत में प्रवेश करने से रोका। पराजित होने के पश्चात गजनवी ने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने प्रदर्शन नहीं किया था, किसका? तो उत्तर है अस्थाई संस्थानों के निर्माण की क्षमता का। महमूद गजनवी दोस्तों यामिनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था और भारत में इसने 17 बार आक्रमण किए और आक्रमण के दौरान उसने अस्थाई संस्थानों के क्षमता निर्माण का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि उसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य धन प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्जुक, गुज्ज, करलुक तथा संसाबनी में से वह जो तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है? तो उत्तर है दोस्तों संसाबनी। दोस्तों संसाबनी ये तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है। सेल्जुक, गुज्ज, करलुक आदि तुर्की जनजातियां हैं, जबकि संसाबनी अफगानिस्तान का एक राजवंश है और संसाबनी एक प्रकार के सिक्के का भी नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरुज ल जहाब का लेखक कौन था? तो उत्तर है अल मसूदी। दोस्तों आप जान लीजिए, मुरुज ल जहाब के लेखक अल मसूदी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? तो ये था खराज। और दोस्तों सिंध विजय के बाद सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा और भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित कौन करता है? तो ये है चचनामा। दोस्तों आप जान लीजिए कि अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा, जिसको कि फतहनामा भी कहा जाता है, इस ग्रंथ में मिलता है और मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में ये एक प्रामाणिक स्रोत है और ये पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजुल मासिर रचित है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी के द्वारा की गई है। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो फतहनामा या चचनामा ग्रंथ का उल्लेख दोस्तों अरबों की सिंध विजय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम किसे दिया था? तो मुल्तान से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण प्राप्ति के कारण अरबों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चचनामा जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है किसके? तो सिंध के इतिहास का प्रसिद्ध स्रोत चचनामा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था? तो उत्तर है जयचंद को। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था।
और दोस्तों आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुबुक्तगीन, अलप्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो ये था सुबुक्तगीन। दोस्तों सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो ये था आनंदपाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि आनंदपाल जो है वो झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन जो है ये यामिनी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर में स्थित थी। अब जान लीजिए दोस्तों महमूद गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ और यहाँ की राजधानी वैहंद यानी उद्भांडपुर थी और हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था और इसका राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था। पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और जयपाल ने स्वनिर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। जयपाल के बाद इसका बेटा आनंदपाल शासक हुआ था और महमूद गजनवी ने जयपाल के नाती सुखपाल का धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम नौशा शाह रखा था। और दोस्तों महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत पर हुआ था और आप जान लीजिए महमूद ने सुखपाल यानी नौशा शाह जो कि धर्म परिवर्तन के बाद जिसका नाम था उसको मुल्तान का शासक नियुक्त किया और सुखपाल आनंदपाल का पुत्र था। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो ये था दोस्तों जयपाल। जयपाल किससे संबंधित थे? तो जयपाल शाही वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो उत्तर है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच। और अधिकांश विद्वान हेनरी एलियट का मानना है कि उसने 17 बार आक्रमण किया था। तो कुल मिलाकर सन 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? तो उत्तर है इल्तुतमिश का। वजीर जुनैदी की मृत्यु हुई थी तो सिरमौर की पहाड़ियों में। फारसी का होमर किसे कहा गया है? आप जान लीजिए दोस्तों फारसी का होमर फिरदौसी को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आप जान लीजिए कि किताबुल यामिनी की रचना किसने की है? तो उतबी के द्वारा दोस्तों किताबुल यामिनी की रचना की गई है। दोस्तों तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक कौन था? तो ये था बैहाकी। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों तारीख़े हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जान लीजिए तारीख़े हिंद की रचना अलबरूनी ने की है। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो ये है अलबरूनी। दोस्तों अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है दोस्तों मुल्तान सिंध पंजाब अहिंदवाला में से मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर आक्रमण किया गया था? तो गोरी के द्वारा सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय को। लाल कोट का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों
लाल कोट का जो है निर्माण करवाया था। आप जान लीजिए, शाकंभरी के चाहमान वंशी शासक सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उसकी रानी कर्पूर देवी से उत्पन्न पुत्र पृथ्वीराज शासक बना था। वो चाहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसे पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। कथाओं में उसे राय पिथौरा कहा गया है। और आप जान लीजिए कि लाल कोट अथवा किला राय पिथौरा जो दिल्ली में है, उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए मारा गया था किसके द्वारा? तो खोक्करों के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब में खोक्कर जाति ने सुल्तान के सूबेदार को परास्त करके लाहौर को जीतने का प्रयत्न किया और इस कारण से 1205 में गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका मुकाबला खोक्करों से हुआ था। ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गोरी की विजय हो सकी। खोक्करों की को निर्दयता से कत्ल किया गया। उसके बाद गोरी लाहौर पहुंचा और वहां व्यवस्था स्थापित करके गजनी वापस चल दिया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके 15 मार्च 1206 को उसका कत्ल कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद इब्न शाम, फिरोज तुगलक तथा इल्तुतमिश में से वह जिसने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित कराया? तो ये था मोहम्मद इब्न शाम। अगला प्रश्न है, एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्मित किए थे? तो ये महमूद गजनवी ने। और देखिए दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था? तो उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने। दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट ए मोहम्मदी का संकलन किया था। अगला प्रश्न है, तिलक एक हिंदू सेनापति जिसकी सैन्य सेवा में था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी के सैन्य सेना में तिलक नाम का हिंदू सेनापति था। अगला प्रश्न है, 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो ये था नाफ्ता और मंजनीक नामक हथियार। 712 में अरबों ने सिंध पर आक्रमण के समय जो खतरनाक हथियार लेकर आए उसमें नाफ्ता और मंजनीक इत्यादि थे। अब आइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन में से भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक थे और ये स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इसलिए इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो उत्तर है लाहौर। लाहौर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को देने वाला यानी लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। एक इतिहासकार हैं फरिश्ता, उन्होंने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी और ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। ऐबक ने दोस्तों दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया और उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्मित कराई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था?
तो उत्तर है लाहौर में। और आप जान लीजिए 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हजार मर्दह कहलाता था कौन? तो कबीर खां दोस्तों उसको हजार मर्दह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहननी पड़ती थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह क्या कहलाता था? तो उत्तर है तुर्कान ए चहलगानी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए तुर्कान ए चहलगानी जो है ये इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों के समूह को कहा जाता था। और आप जान लीजिए दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, इसे ही तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। और 40 दल के सभी सदस्य पूर्णतः उसके नियंत्रण में थे और सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त थे। इल्तुतमिश के राजतंत्र का मुख्य आधार ये ही तुर्कदास थे। बलबन ने सत्ता ग्रहण करने के बाद इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश क्या था? तो इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। वह वर्ष जब बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था। तो उत्तर है 1229 ईस्वी में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था। और इल्तुतमिश को दोस्तों बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र फरवरी 1229 में मिला और जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। और इसके उपलक्ष्य में उसने नासिर अमीर उल मोमिनीन यानी मुसलमानों के नेता का सहायक यानी खलीफा के सहायक की उपाधि धारण की। और इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। याद रखिएगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, देखिए जीतल नामक सिक्का बनता था किससे? तो जीतल नामक सिक्का जो है ये तांबे से बनता था। अगला प्रश्न एक कथन है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। ये कथन किसका है? तो ये राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है। अगला प्रश्न है, रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करने वाला शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया किसने? तो आप जान लीजिए बलबन ने। और वह व्यक्ति जिसने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी, तो ये था जलालुद्दीन मंगबरनी। दोस्तों जलालुद्दीन मंगबरनी जो है ये ऐसा व्यक्ति था जिसने इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी। और आप जान लीजिए कि ख्वारिज्म वंश का अंतिम शासक जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश से शरण मांगा, पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया। उसके बाद खोखरों के लाहौर में प्रवेश करने और पंजाब में अधिकांश भाग पर कब्जा करने पर मंगबरनी ने मंगोलों के खिलाफ एक होने के लिए इल्तुतमिश और दिल्ली के तुर्की मामलुक सुल्तान के साथ गठबंधन करने का अनुरोध किया था, परंतु उसने इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। और देखिए मिनहाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को संरक्षण किसका प्राप्त था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगोल चंगेज खां का समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो चंगेज खां का समकालीन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो याद कर लीजिए, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर ए हाजिब के पद पर रजिया ने नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर ए आखूर के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो जमालुद्दीन याकूत को। याकूत कहाँ का निवासी था? तो ये अबिसीनिया का निवासी था याकूत। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ऐबक, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया में से सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके समय में हुआ था? तो रजिया के शासनकाल में। दोस्तों आप जान लीजिए कि रजिया के शासनकाल में शिया और सुन्नी में सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किया था? तो मिन्हाज उस सिराज ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना मिन्हाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के लिए किया था। मिन्हाज का जन्म 1193 में हुआ। 1228 में वो सुल्तान इल्तुतमिश की सेवा में चला गया और निरंतर सुल्तान की सेवा की। उसने रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना ही बताया है और तबकात नासरी मिन्हाज की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलवन तथा मोहम्मद गोरी में से ममलूक वंश का शासक कौन था? तो ये था बलवन। शाही अंगरक्षकों का प्रधान कौन होता था? तो ये था सर ए जानदार, जो कि शाही अंगरक्षकों का प्रधान था। अगला प्रश्न है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों चांदी का टंका और जो है तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो उत्तर है जलालुद्दीन मंगबरनी का। शाह तुर्कान थी? तो ये दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज की माता जो है, इनका नाम शाह तुर्कान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व किसने किया था? तो नाम याद रखिएगा, निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी ने दोस्तों रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले सूबेदार था कहाँ का? तो ये बदायूं का। और देखिए, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवरोज का आरंभ किस जो है सुल्तान ने करवाया था? तो याद रखिएगा, ये था बलवन। दोस्तों बलवन ने भारत में सबसे पहले फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया? तो ये था बलवन। और दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी? तो बलवन ने। और देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये कथन किसका है? तो ये बलवन का कथन है कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलवन, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश में से जिलल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो ये बलवन से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखते हैं, वह जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? ये था बलवन। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपने दावेदारी किसने त्याग दी थी? तो ये है किशलू खां। किशलू खां ने दोस्तों एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी गुलाम सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो याद कर लीजिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी गुलाम सुल्तानों का सही क्रम है। देखिए दोस्तों, अब आइए आगे इसके बाद चलते हैं, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक कब हुआ था? तो उत्तर है 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खड़ी के महल में करवाया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किलो खड़ी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा धारण की गई उपाधि क्या थी? तो ये था शाइस्ता खां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा शाइस्ता खान की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने डोमिनियन में विश्वास किया न कि सॉवरनिटी में। उसने दक्षिणी भारत के प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किए बिना ही साम्राज्य का विस्तार किया और देखिए दक्षिण में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। वो एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर रुस्सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वो संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पे उसने अपना विचार त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, स्वयं को सिकंदर एसानी किसने घोषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ? तो याद रखिएगा 1296 में। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतित्व में देवगिरी पर हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। दोस्तों, दिल्ली को कर न भेजने के कारण रामचंद्र देव के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। रामचंद्र देव पराजित हुआ था और उसे दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी और राज्य वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसे दी थी? तो रामचंद्र देव को। और अलाउद्दीन खिलजी ने नौसारी की जागीर प्रदान की थी किसको? देवगिरी के रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने नौसारी की जागीर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिनकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये था जफर खां। खिजराबाद परिवर्तित नाम था किसका? तो दोस्तों, खिजराबाद जो है ये चित्तौड़ का परिवर्तित नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आप जान लीजिए कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा और इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर दोस्तों चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो उत्तर है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर गुजरात से प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1000 दीनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय किसे प्राप्त है? मलिक काफूर को। आप जान लीजिए दोस्तों, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था। इसको अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था और इसे 1000 स्वर्ण दिनारों में प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो ये प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने। दोस्तों, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था? तो अली गुरशप। याद रखिएगा, अली गुरशप दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। अगला प्रश्न है, दीवान ए आरिज क्या था? तो ये एक सैन्य विभाग था। और सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। दोस्तों याद रखिएगा, आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। शहना ए मंडी कौन था? तो खिलजी शासनकाल में या खिलजी वंश में बाजार अधीक्षक शहना ए मंडी था। वरीद कौन थे? तो वरीद गुप्तचर अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से वह जो नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद किया? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के बदले इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था। और अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम और पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई थी। और उसने खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो ये था ज़कात। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इल्तुतमिश, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। और अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने केंद्र में एक शक्तिशाली अस्थायी सेना की स्थापना की, घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली शुरू की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो के अनुसार वह अरब ज्योतिषी जो 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था, ये था अबू माशर। सल्तनत काल में खराज क्या था? तो आप जान लीजिए, हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर खराज कहलाता था। परवाना नवीस कौन होता था? तो परमिट देने वाला अधिकारी परवाना नवीस था। दीवान ए रिसालत, तो ये विदेश विभाग जो है दोस्तों सल्तनत काल में दीवान ए रिसालत जो है ये विदेश विभाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो बरनी से कितने बड़े थे? तो अमीर खुसरो बरनी से 32 वर्ष बड़े थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आप जान लीजिए, निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और औलिया ने तुर्कुल्लाह की उपाधि किसे दी थी? अमीर खुसरो को। याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली उत्तर प्रदेश में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण किसमें मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत नामक रचना में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है। दोस्तों पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित
काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा की प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतया इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अकत खां का विद्रोह हुआ था कब? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान दोस्तों अकत खां का विद्रोह हुआ था और अकत खां अलाउद्दीन के मृतक भाई मोहम्मद का पुत्र और राज्य का वकीलदार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सुल्तान जिसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित कराया? तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और मुबारक शाह खिलजी में से स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? तो याद रखिएगा, मुबारक शाह खिलजी ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था और उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम खिलाफत उल अल्लाह की उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखिए दोस्तों, खराज, घरी, किस्मत, एकोती तथा चराई में से वह कर जो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लगाया, तो किस्मत एकोती नामक कर अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तूतिए हिंद किसे कहा गया है? तूतिए हिंद या तोता ए हिंद दोस्तों अमीर खुसरो को कहा गया है। तुगलकनामा का रचयिता कौन था? तो तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। और खजाइन उल फतूह किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। और इसके अलावा दोस्तों वह सुल्तान जो पहले अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ये पहले अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश के बाद आइए तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आप जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को सहायता देने के लिए दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न और प्राणदंड झेलना पड़ा था किसके शासनकाल में? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते, ये कथन किसका है? तो ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेना में विरासत का सिद्धांत किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। स्वर्ग द्वारी नामक शिविर संबंधित था किससे? तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था स्वर्ग द्वारी नामक शिविर। दोस्तों स्वर्ग द्वारी नामक शिविर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा गंगा नदी के तट पर 1339 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी और पिता एक करौना तुर्क था जो बलवन का दास था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था और उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वो मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दूर है का नारा किससे संबंधित है? तो गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों दिल्ली दूर है का नारा गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। और आप जान लीजिए हुनूज दिल्ली दूरस्त ये गयासुद्दीन तुगलक को संबंधित है। और सुल्तान गयासुद्दीन और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। जब सुल्तान 1324-25 में बंगाल की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करके दिल्ली लौट रहा था तो इसने कहा कि औलिया साहब दिल्ली छोड़ दें, तो औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है।
अगला प्रश्न है हनूज दिल्ली दूरस्थ कथन किसका है? तो ये निजामुद्दीन औलिया का है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया था कहाँ पर? तो उत्तर है दौलताबाद। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सर्वाधिक विवादास्पद योजना इसकी रही है दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन। देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने के कारण के विषय में जो विद्वान मानते हैं कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण जो है इसको दौलताबाद को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा किसकी संज्ञा दी गई? तो दीनार की। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था, आप जान लीजिए। और चीन में कुबलाई खां के समय में दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे यानी कांसे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में चलाया। प्रतीक मुद्रा पर अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लेख थे। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग कैसे विफल हो गया? तो ये व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी जो प्रयोग था वो विफल हो गया था। अगला प्रश्न है अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सादाह जो था ये सादाह अमीरों का विद्रोह 1336 से 1345 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? तो एक कृषि विभाग के रूप में दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सल्तनत काल के शासकों में से दीवान ए खैरात को प्रारंभ किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। वली और अमीर के पदों को पृथक किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों तुगलक शासनकाल में प्रशासन संबंधी राजत्व और आर्थिक अधिकारों को सैनिक कार्यभार से अलग करना था। राजस्व और आर्थिक जो कार्य थे इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था और राजस्व संबंधी उत्तराधिकार मुक्ता या वली से लेकर नए अधिकारी वली उल खराज को सौंपा गया। और दोस्तों आप जान लीजिए कि वली और अमीर के पदों को मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक किया था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में दारुल सफ़ा क्या होता था? तो ये एक चिकित्सालय होता था। अगला प्रश्न है रेहला का लेखक कौन था? आप जान लीजिए दोस्तों रेहला का लेखक इब्न बतूता था। दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी था और ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। रेहला ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो आप जान लीजिए रेहला की रचना अरबी भाषा में हुई है। इब्न बतूता भारत आया था किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मोरक्को यानी मोरक्कन यात्री इब्न बतूता दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था किसके समय काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आप जान लीजिए कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सितंबर 1333 में दिल्ली आया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया और इस पद पर इसने 8 वर्ष तक कार्य किया था। और इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताबुल रहला नामक ग्रंथ में लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। और अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और मुबारक शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में होली का त्यौहार कौन मनाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ये होली का त्यौहार मनाता था। अगला प्रश्न है फुतूह उल सलातीन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ईसामी। दोस्तों ईसामी जो हैं वो फुतूह उल सलातीन के लेखक हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। देखिए तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक और खिजराबाद ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है स्थापित नगर था। अगला प्रश्न है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा ठट्टा अभियान के समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी।
सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, ये कथन किसका है? तो ये बदायूनी का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बदायूनी का कहना है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जौनपुर शहर की नींव किसने रखी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना कब की थी? 1359 ईस्वी में। जौना खां किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। पूर्व का सिराज कहा जाता था, तो जौनपुर को दोस्तों सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है राजवाही और उलूग खानी क्या थी? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम राजवाही और उलूग खानी थी। और फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषि सिंचाई के लिए उसने नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजवाही और उलूग खानी नहरें थी। दोस्तों उलूग खानी नहर यमुना से हिसार तक 150 मील लंबी थी और राजवाही नहर सतलज से घाघरा तक 96 मील लंबी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा गयासुद्दीन तुगलक से हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ किसने बातें की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है? तो ये है फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है दोस्तों बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया। अगला प्रश्न है गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों गुलामों के कल्याण के लिए कार्यों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है वह जो निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने बंदगान का गठन किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दीवान ए बंदगान जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। आप जान लीजिए ये क्या था, दीवाने बंदगान क्या होता था, इसके लिए आप जान लीजिए कि दोस्तों दान का लंगर, या आप जान लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जनहितकारी कदम उठाए थे और उसने सरायों का निर्माण करवाया, विभिन्न नगरों की स्थापना कराई और दासों या गुलामों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग का गठन किया था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये था 1398 ईस्वी। 1398 में दोस्तों फिर तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था और भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है हक ए सर्व कर क्या था? तो ये एक सिंचाई कर था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में किसका शासन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य स्वयं स्पष्ट किया है, उनमें से काफिरों से युद्ध और उनका विनाश और दूसरा धन की प्राप्ति था। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, वो कौन सा था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। और देखिए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से जो दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे तो उनकी संख्या लगभग कितनी थी? ये थी 12,000। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कई राजवंशों ने शासन किया। 1210 से 1526 ईस्वी तक सामान्यतः दिल्ली सल्तनत है
गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक, और आप जान लीजिए कि तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 तक शासन किया। और इस तरह से आप जान लीजिए कि तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा था। अब आइए सैयद और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो ये था लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था और इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी। देखिए, गजे सिकंदरी का आरंभ हुआ था सिकंदर लोदी के समय में। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो लोदी शासक सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से रचनाएं करता था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो निजाम खां सिकंदर लोदी का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ये इब्राहिम लोदी का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ये इब्राहिम लोदी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहलोल लोदी अमीरों को पुकारता था किस नाम से? तो मसनद ए अली के नाम से बहलोल लोदी अमीरों को पुकारता था। बहलोली सिक्के का प्रचलन किसने किया? तो बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद सुल्तानों का ऐतिहासिक कालानुक्रम बताना है। तो इसमें खिज्र खां, मुइजुद्दीन मुबारक शाह दूती, मोहम्मद शाह चतुर्थ और अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद सुल्तानों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, बहलोल लोदी ने। आप जान लीजिए दोस्तों, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा देखिए, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो ये था बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है कि मुगल राजनीति में सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है, तो इनके नाम क्या थे? आप जान लीजिए, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ये मुगल राजनीति में सैयद बंधुओं के नाम से मशहूर हैं। अगला प्रश्न है, वह लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, तो वो कौन था? वो था बहलोल लोदी। आप जान लीजिए दोस्तों, बहलोल लोदी ये दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वो अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहूखेल से संबंधित था और 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। चूँकि वह लोदी कबीले का अग्रगामी था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को लोदी वंश कहा जाता था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। वो बहुत साधारण व्यक्तित्व का था। वह सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के शासक संबंधित थे किससे? तो विशुद्ध अफगानी कुल से संबंधित थे लोदी वंश के शासक। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आप जान लीजिए, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा भी जाता है। आगरा नगर की स्थापना या आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप जान लीजिए कि आगरा की स्थापना सिकंदर शाह यानी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए, सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट। इसमें आपने मध्यकालीन भारत के शुरुआती चैप्टर, भारत पर मुस्लिम आक्रमण तथा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा सैयद और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।